Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, तुलिका अंकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आर्ट लवर्स के लिए है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आर्ट लवर्स के लिए, जो भी आर्ट से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो आप और इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही बहुत यूजफुल हैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और इससे पहले जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही यूज़फुल हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल है। अब आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो पाश्चात्य कला पर है। इससे पहले पाश्चात्य कला के 2 और वीडियो आ चुके हैं, दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखें। अब आज का वीडियो देखते हैं जो कि यथार्थवाद पे है। यथार्थवाद क्या था, इसका विचार क्या था, इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे और इसकी प्रमुख पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 19वीं सदी जब स्टार्ट हो रही थी तो फ्रांस में रोमांसवादी दृष्टिकोण था। हमने रोमांसवाद पढ़ा है, तो इससे पहले फ्रांस में रोमांसवादी दृष्टिकोण था। रोमांसवाद में क्या था, वो किसी कथा को लेकर चित्रण करते थे। रोमा का अर्थ कथा होता है। रोमांसवाद का पूरा डिटेल हमने वीडियो में किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो फ्रांस में रोमांसवादी दृष्टिकोण था। लेकिन जब 19वीं सदी लास्ट होने लगी, धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगी, तब वहाँ पे दृष्टिकोण यथार्थवादी आ गया। यानी कथा कहानी से अब वो बाहर आकर जो हमारी रियल की दुनिया में हो रहा है, यथार्थ रूप में जो हो रहा है, उन विषयों को लेकर वो चित्रण करने लगे जो भी कलाकार थे। साथ ही और भी साहित्य और काव्य हर जगह यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। और कला के क्षेत्र में भी ये दृष्टिकोण अपनाया गया। तो उसमें जिस तरह, जैसे ये चित्र है, ये चित्र पूर्वे का है, पत्थर तोड़ने वाले ये चित्र है। मतलब दैनिक क्रियाकलापों के चित्रण होने लगा, पत्थर तोड़ने वाले, सब्जी बेचने वाले, मतलब एकदम रियल चीज़ों का चित्रण होने लगा, जो हमारी कथा कहानी में थे उन चीज़ों का नहीं, उन पात्रों का नहीं, जो हमारे वर्तमान जीवन में है उन पात्रों का चित्रण यथार्थवादी करने लगे। अब क्योंकि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं था, तो कला कैसे अछूती रही, तो कला भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या विचार थे प्रभाववादियों के पीछे। देखिए, रोमांसवादियों की तरह यथार्थवादी जो थे, उनको ऐतिहासिक पात्रों को चित्रण करने में कोई रुचि नहीं थी। जिनको हम नहीं देखे हैं उनको चित्रित करने के लिए वह इंटरेस्टेड नहीं थे। बल्कि जो हमारे सामने हैं, ग्रामीण दृश्य हो गए, जो बाह्य जगत में होने वाली चीज़ें हैं, जो भी सत्य परिस्थिति है, उनका चित्रण वो करना पसंद करते थे। ठीक है। देखिए, रोज़मर्रा का जो जीवन है, उसका सुख दुख, यह सब चित्रण का प्रमुख विषय बनने लगा। ठीक। हाँ, अब आइए हम देखते हैं, यथार्थवादी कला जो थी वह जीवन का सच्चा दर्पण थी। कैसे? क्योंकि जब हम जीवन में जो चीज़ें देख रहे हैं उसी को अपनी कला में उतार रहे हैं, तो जो जीवन का हमारे सच्चा दर्पण थे। कलाकार अपने अंकन पद्धतियों में परिवर्तन करने लगा। जाहिर है, जब कथा कहानी चित्रण करेगा तो उसमें कलर और उसकी शैली अलग होगी, और जब हम रियल में कोई चीज़ देख के बना रहे हैं तो उसको अंकित करने की शैली और उसका रंग डिफरेंट होगा। तो इस तरह से उन कलाकार ने अपने अंकन पद्धतियों में परिवर्तन करना शुरू किया और चित्रकला में प्रकृति चित्रण का महत्व बढ़ने लगा। प्रकृति को स्पष्ट रूप से जो देखते थे उसी को चित्रित करने लगे। साथ ही जनता के दुख और सहानुभूति का पूर्ण चित्रण होने लगा। जो भी जनता दुखी है और सहानुभूतिपूर्ण है, मतलब अब जनता की परेशानियों को भी चित्रण में दिखाया जाने लगा। एक तरह से यह इसका जरिया बन गया। ठीक है। कला क्षेत्र में बहुत व्यापकता आ गई, कला का क्षेत्र विस्तृत हो गया। तो ये जो विचार हैं, ये पूरे विचार ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यथार्थवाद के जो कलाकार थे उनका विचार क्या था। देखिए, जब हम, ये मैं बार बार कहती हूँ, जब मैं किसी भी हम उस टॉपिक को जब तक हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके पूछते रहेंगे और हम उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभाववाद क्या था और यथार्थवाद क्या था,
दोनों मिलते जुलते हैं। प्रभाववाद में मैंने दोनों के बारे में डिफरेंस बताया है, तो आप प्रभाववाद का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही रोमांसवाद से जुड़ा हुआ है, रोमांसवाद के ठीक बाद आया, उसके ठीक विपरीत था आया। रोमांसवाद में कथा कहानी चित्रित होती थी, जबकि प्रभाववाद में रियल चीज़ें चित्रित होने लगी। तो रोमांसवाद के भी बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, प्रभाववाद और रोमांसवाद ज़रूर देखें। और आज का जो ये वीडियो है इसको भी बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जो भी नोट्स हैं उनका। अब आइए हम देखते हैं कि यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। यथार्थवाद की बात करें तो ये हैं ओनेरो दोमी। ओनोरो दोमी जो थे ये एक व्यंग चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और व्यंग चित्रकार तो ये कमाल के थे। इन्होंने राजा की निंदा पर एक चित्र बनाया और उसके लिए इनको कारावास भी दिया गया। ठीक है, तो ये इतना मतलब अच्छा व्यंग चित्रकार थे और कार्टूनिस्ट भी बहुत अच्छे थे। इनकी जो कला थी वो अभिप्राय युक्त होती थी, किसी न किसी चीज़ को यह लेकर ही कला बनाते थे और रूप की अभिव्यक्ति होती थी। इनके दो तीन चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए, ध्यान से याद कर लीजिए। ओनेरो दोमिए के चित्र, शैलियों की लड़ाई, दो वकील, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शैलियों की लड़ाई, जो कि शैलियों की लड़ाई एक व्यंग चित्र था, ठीक है, शैलियों की लड़ाई, दो वकील, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये तीन चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछा है एग्जाम्स में। अब आइए दूसरे जो हमारे चित्रकार हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, जिनको हम यथार्थवाद का जनक कह सकते हैं, गुस्ताव कुर्बे। जी हाँ, इन्होंने ही यथार्थवाद की नींव रखी, जनक इन्हें ही कहा जाता है। यथार्थवाद में ये सबसे प्रमुख थे। इनका ये देहाती वातावरण और ग्राम्य जीवन का चित्रण करना ज़्यादा पसंद करते थे। इनका ये जो चित्र आप देख रहे हैं, कुर्बे के साथ चित्रकार, बहुत फेमस चित्र है। इसके अलावा ओरना का भोजन और ओरना का दफन संस्कार। ओरना का दफन संस्कार ऐसा चित्र था जिसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये जो चित्र था वो रोमांसवाद से बिल्कुल इसमें डिफरेंट चिन्ह दिखाई दे रहे थे, इसलिए ओरना का दफन संस्कार की बहुत निंदा हुई, जिसको स्वयं कुर्बे ने कहा कि ओरना का दफन संस्कार ने रोमांसवाद को दफन कर दिया है। तो इस चित्र को, ओरना के दफन संस्कार को हम मान सकते हैं कि यह एक मतलब प्रमुख रूप से यथार्थवादी चित्र था। ठीक है, इसके अलावा स्नानमग्न युवतियाँ, पत्थर तोड़ने वाले मैंने स्टार्टिंग में ही उस पेंटिंग को दिखाया, पत्थर तोड़ने वाले, और चित्रकार का कार्यकक्ष। चित्रकार का कार्यकक्ष भी बहुत बड़ा चित्र है और बहुत फेमस चित्र है। देखिए, हम कुर्बे के बारे में पूरी बात नहीं बता सकते, क्योंकि अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, उनके ऊपर अलग से मैं किसी दिन वीडियो लेकर आऊँगी। अभी तो हम यथार्थवाद पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके दो चित्रकार प्रमुख हो गए, एक दोमी और दूसरे कुर्बे। अब तीसरे चित्रकार जो प्रमुख हैं वो हैं कोरो। कोरो के, देखिए, कोरो का एक प्रमुख चित्र है वुमेन विद अ पर्ल, बहुत ही फेमस है, वुमेन विद अ पर्ल। हाँ, ये जो चित्र देख रहे हैं ये वुमेन विद अ पर्ल नहीं है, ये कोरो का एक चित्र है, ठीक है। लेकिन कोरो का एक चित्र है वुमेन विद अ पर्ल, लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है चित्र, ठीक है। अब देखिए, कोरो जो थे वो भूदृश्य चित्रकार थे, भूदृश्य वो बहुत अच्छा बनाते थे। कोरो के चित्र वुमेन विद अ पर्ल लुव्र संग्रहालय में है और भूदृश्य चित्रकार कोरो बहुत अच्छे थे। तो ये तीन चित्रकार हमारे यथार्थवाद में प्रमुख रूप से हो गए, ओनोरे दोमी, गुस्ताव कुर्बे और कोरो। दोमी कुर्बे कोरो, दोमी कुर्बे कोरो, 10 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा, दोमी कुर्बे कोरो, ठीक है। ये यथार्थवादी चित्रकार थे, ठीक। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे डिस्कस करते हैं जो आज के वीडियो में हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन, कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित है? आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं साथ साथ में, मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और उत्साह से और नए नए वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और लेकर के आऊँगी, ठीक है। भूदृश्य चित्रकार कौन है? पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? शैलियों की लड़ाई किसका चित्र है?
दो वकील किसकी कृति है, ये सभी मैंने आपको वीडियो में बताया। आज मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी। अब से पहले मैं आंसर बता देती थी, लेकिन आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। ये जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जितने लोग भी देख रहे हैं, ईमानदारी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। तभी आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने जो देखा वो आपको समझ में आया कि नहीं। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप वीडियो पे दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो आपने जो भी देखा मुझे इसके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आइए हम जो हमारा पिछला वीडियो था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पिछला वीडियो था बसोहली शैली पर। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख सकते हैं। तो आइए हम बसोहली शैली पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, इसे आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ, विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ। बसोहली शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब आइए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, गीत गोविंद। दसों बार, सैकड़ों बार, कितनी बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। गीत गोविंद किस शैली का है, बसोहली शैली का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण बसोहली शैली में हुआ है। बसोहली शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, भूपत पाल के शासनकाल में बसोहली शैली का बहुत विकास हुआ है। भूपत पाल के शासनकाल में बसोहली शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था जो कि पाश्चात्य कला शैली यथार्थवाद पे था। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम नए वीडियो के साथ आएंगे, देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।